Morning to everyone. Today we will start our next topic, which is related to the pressure reducing valve with the difference of pressure relief valve. Actually, हम लोग का जो पिछला कुछ क्लास था, जैसे नॉन रिटर्न वाल्व था, प्रेशर रिलीफ वाल्व था, सीक्वेंस वाल्व था, डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व था, पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व था। तो आज हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व के बावजूद भी प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व बोल के एक वाल्व होता है जो हम लोग इन ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। तो वो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व किस तरीके से काम करता है आज का क्लास में हम लोग वो स्टडी करेंगे। एंड साथ में प्रेशर रिलीफ वाल्व के साथ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का क्या डिफरेंस है वो आज का क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज का जो वीडियो लेक्चर हम लोग स्टडी करेंगे आज का वीडियो ले क्लास में वो है मेरा प्रेशर रिड्यूसिंग। इसका पिछला जितना क्लास हुआ था उस क्लास में हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व, सीक्वेंस वाल्व, डायरेक्ट एक्टिंग पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व के बारे में स्टडी किए थे। सीक्वेंस वाल्व के बारे में कल स्टडी किए थे और वर्किंग एनिमेशन भी हम लोग देख लिए कि कैसे वो वाल्व एक्चुअल ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में वर्क करता है या काम करता है। तो आज जो है वो मेरा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हम लोग क्या बोलेंगे इसको? बेसिकली प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व एक नॉर्मली ओपन वाल्व होता है। फर्स्ट, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व इट इज बेसिकली normally open valve used as normally open valve, right? When pressure control valves are used to maintain or reduce the pressure of the system called pressure reducing valve। ये pressure relief valve को हम लोग अगर कोई ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर उसको अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए प्रेशर मेंटेन करने के लिए, प्रेशर रेगुलेट करने के लिए या तो प्रेशर रिड्यूस करने के लिए, तो उस टाइप का हम लोग प्रेशर रेगुलेटेड वाल्व को हम लोग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डायग्राम है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का और उसका रिलेटेड एक सर्किट डायग्राम है। ये जो पार्ट है ये मेरा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम है। ये मेरा प्रेशर रिलीफ वाल्व का सर्किट डायग्राम है और ये मैंने बनाया हूं इसलिए क्योंकि डिफरेंस समझाने के लिए कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और प्रेशर रिलीफ वाल्व के बीच क्या डिफरेंस होता है वो दिखाने के लिए बनाया गया है। तो अभी मैं कंस्ट्रक्शन पार्ट में आता हूं। कंस्ट्रक्शन पार्ट में जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में जो मेरा मेन पार्ट्स है, ड्राइंग में जो मेन पार्ट्स है वो क्या है वो थोड़ा हम लोग पहले ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट है एक स्लाइडिंग स्पूल। देखो एक स्लाइडिंग स्पूल है ये स्लाइडिंग स्पूल अपना इस बॉडी मतलब अपना जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड सिलेंडर टाइप है, ये बोर्ड सिलेंडर के रिस्पेक्ट में वो क्या कर सकता है? स्लाइड कर सकते हैं, आगे की तरफ जा सकता है, पीछे की तरफ आ सकता है, तो इट कैन स्लाइड। स्लो फर्स्ट पार्ट इज स्लाइडिंग स्पूल। What is second one? Second one is pilot line और वही पायलट लाइन के अंदर एक वाल्व छुपा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिटर्न और चेक वाल्व। ओके, पॉइंट नंबर 4, देयर इज अ स्प्रिंग जो दोनों प्लेट के द्वारा अटैच्ड हुआ है। ध्यान देना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दो प्लेट है, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। ये दोनों प्लेट के अंदर एक स्प्रिंग क्या हुआ है? बायस्ड है। तो और ये दोनों प्लेट, ये प्लेट के साथ ये स्प्रिंग बायस्ड है, ये स्प्रिंग के साथ ये प्लेट फिर से फिक्स्ड हुआ है जो बायस्ड है। तो अगर ये वाला प्लेट अगर आगे की तरफ मूवमेंट करने की खोजेगा, ये जो प्लेट है ये प्लेट अगर आगे की तरफ मूवमेंट करने की खोजेगा तो ये प्लेट ये मेरा स्पूल के साथ अटैच्ड हुआ है। तो अगर स्पूल अगर आगे की तरफ जाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, ये पूरा सेक्शन इस डायरेक्शन यहाँ पे आ जाएगा और जब फिर रिलैक्स करेगा, रिलीव करेगा स्प्रिंग अपना फोर्स को, तो वो स्प्रिंग फिर से बड़ा हो जाएगा, कंप्रेस से फिर से वो छोड़ देगा, एक्सटेंशन होगा और यहाँ पे ये स्लाइडिंग स्पूल जो इस डायरेक्शन में था वो फिर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व। उसके बाद है सपोर्टिंग प्लेट।
सपोर्टिंग प्लेट, 5 है स्प्रिंग, 5 है स्प्रिंग, 6 है सेटिंग नॉब, 6 है सेटिंग नॉब, एंड 7 नंबर है ड्रेन पाइप, 7 नंबर है ड्रेन पाइप, ड्रेन पाइप। तो ये मेरा 7 पॉइंट जो 7 दो पार्ट से जो मेरा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइडिंग स्पूल, दिस वन इज कॉल्ड स्लाइडिंग स्पूल, सेकंड वन इज पायलट लाइन, दिस वन इज कॉल्ड पायलट लाइन, जो एक एक्स्ट्रा बाईपास बनाया गया है इधर देखो, ये इसको हम लोग पायलट लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरा नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व। सो नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व देखो, इस पायलट लाइन के अंदर एक नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व दिया हुआ है। फोर्थ वन इज सपोर्टिंग प्लेट, देखो यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच एक स्प्रिंग यूज किया गया है, तो ये दोनों प्लेट को सपोर्टिंग प्लेट बोला जाता है। स्प्रिंग, दोनों प्लेट के बीच एक स्प्रिंग अटैच किया गया है। सेटिंग नॉब, ये मेरा सेटिंग नॉब जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के अंदर हम लोग प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। एक्चुअल कौन सा प्रेशर में मेरा ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम काम करेगा, वो प्रेशर को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, वो प्रेशर को हम लोग सेट कर सकते हैं, प्रीसेट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको सेटिंग नॉब या एडजस्टिंग नॉब बोलते हैं। और लास्ट वन इज drain pipe, this is drain pipe and I will discuss it when I will fully describe the working principle of this reducing valve, right? तो हम लोग अभी आएंगे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। क्या होता है ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में, कैसे काम करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बेसिकली यूज्ड एज नॉर्मली ओपन वाल्व, मतलब ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, मान लेते हैं कि मेरा यहाँ पे आउटलेट है, तो मान लेता हूँ, और एक्चुअली बेसिकली ये एक्चुएटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा ये एक सिलेंडर है, राइट, ये सिलेंडर में मेरा काम हो रहा है, यहाँ से मेरा फ्लूइड आएगा, फ्लूइड आके यहाँ से जाके वो सिलेंडर में एंट्री करेगा, बीच में डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, ठीक है। तो बेसिकली ये नॉर्मली ओपन वाल्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड हमेशा ये वाल्व ब्लॉक होके नहीं रहता है। जैसे सीक्वेंस वाल्व में एक सर्टेन पोर्शन ब्लॉक रहता है, डायरेक्ट एक्टिंग पायलट ऑपरेटेड में एक क्रैकिंग प्रेशर जरूरत पड़ता है उस वाल्व को ओपन करने के लिए, लेकिन प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में ये वाल्व ऑटो हमेशा ओपन रहता है, और जो फ्लूइड आता है मेरा पंप के बाद, यहाँ पे मेरा पंप रहता है, पंप से फ्लूइड पावर गेन करने के बाद ये इनलेट प्रेशर, इनलेट से फ्लूइड अंदर में एंट्री करता है, और ये आउटलेट से वो बाहर जाके डीसीबी होके वो एक्चुएटर में प्रवेश करता है। लेकिन ये रिड्यूसिंग वाल्व किस लिए यूज होता है, मैंने पहले डेफिनेशन के टाइम बोला था कि व्हेन अ प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल, टू रेगुलेट और टू रिड्यूस द प्रेशर, दैट टाइम दिस प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व इज कॉल्ड द प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मेरा पंप है, वो पंप में मेरा फोर्स अप्लाई हुआ, या पंप से मेरा जो फ्लूइड आया वो फ्लूइड का प्रेशर है 40 बार, ठीक है। ध्यान देना, मान लेते हैं यहाँ पे जो पंप है, जिस पंप से फ्लूइड पंपिंग एक्शन के द्वारा पंपिंग होने के बाद, पावर गेन करने के बाद, एनर्जी गेन करने के बाद, हीट गेन करने के बाद वो फ्लूइड इस इनलेट से एंट्री करेगा। तो वो फ्लूइड इस इनलेट से एंट्री करने के पहले मान लो मेरा प्रेशर है 40 बार, ठीक है। बट ये 40 बार यहाँ पे भी मेरा 40 बार आउटलेट में लेता है, ठीक है। इनलेट में मेरा 40 बार है और आउटलेट में भी 40 बार में मेरा काम होता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम जो प्रेशर है वो 40 बार में यहाँ पे एक्चुएटर में वर्क होता है। मैक्सिमम वर्क कैपेसिटी, मैक्सिमम वर्क प्रेशर, सस्टेनेबल प्रेशर कितना है, मैक्सिमम सस्टेन कर सकता है 40 बार प्रेशर, ये एक्चुएटर मैक्सिमम सस्टेन कर सकता है। तो ऑब्वियसली ये आउटलेट से 40 बार या 40 बार के नीचे कोई भी प्रेशर ये एक्सेप्ट करेगा, बट 40 बार से ज्यादा प्रेशर अगर होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिंपल सा बात है। तो मान लेते हैं कि इस तरीके से 40 बार इनलेट में, 40 बार आउटलेट में, तो फ्लूइड इनलेट से एंट्री करेगा और यहाँ पे पूरा पूरा एरिया को भर्ती करेगा, उसके बाद यहाँ पे आउटलेट से वो निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भले ही बाईपास है तो यहाँ तक फ्लूइड मैक्सिमम आ सकता है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फ्लूइड 40 बार प्रेशर का जो फ्लूइड वो इनलेट से आएगा, या 40 बार या 40 बार का कम बार का कोई भी फ्लूइड इस इनलेट से आ रहा है और यहाँ पे आउटलेट से वो जाके डीसीबी होके वो एक्चुएटर में प्रवेश कर रहा है। लेकिन और ये जो 40 बार ये मैंने कैसे सेट किया, यहाँ पे जो सेटिंग नॉब है, ये सेटिंग नॉब को अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या होगा,
कोई चीज को अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, कोई चीज को अगर क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, देखो तुम लोग के आंखों के सामने ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तुम लोग के आंखों के सामने ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, मैं क्लॉकवाइज इसको घुमा रहा हूँ, तो ये मतलब है कि कोई भी सिस्टम को टाइट करना, प्रेशर क्रिएट करना। तो सेटिंग नॉब को अगर हम लोग क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे तो ये वाल्व का जो एडजस्ट, जो वाल्व का जो प्रेशर जो होता है वो प्रेशर एडजस्टेड होता है, वो प्रेशर सेट कर सकते हैं ये नॉब के थ्रू से। तो वही नॉब के थ्रू से हम लोग 40 बार प्रेशर सेट किए, तो इनलेट से 40 बार या 40 बार का लेस देन प्रेशर इस रिड्यूसिंग वाल्व से आ सकता है और आके वो डायरेक्ट डीसीवी होकर एक्चुएटर में प्रवेश कर सकता है। दिस इज अ बेसिक कॉमन फेनोमेना। बट कभी-कभी क्या होता है, पंपिंग एक्शन के दौरान ये जो प्रेशर, ये प्रेशर मान लो 40 बार से होके 60 बार हो गया है, 40 बार से बढ़ के वो कितना हुआ, 60 बार प्रेशर में चल गया। तो जब भी वो प्रेशर 60 बार में चल गया तो ऑब्वियसली वो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड यहाँ पे एंट्री तो करेगा, लेकिन यहाँ पे आउटलेट में कितना प्रेशर वो मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकता है एक्चुएटर, 40 बार तक। तो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद वो तो आउटपुट एक्चुएटर में प्रवेश नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पे 60 बार प्रेशर है, 60 बार का फ्लूइड को तो प्रेशर का फ्लूइड एक्सेप्ट नहीं करेगा एक्चुएटर। तो क्या करेगा, वो 20 बार जो मैक्सिमम प्रेशर है, देखो यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वाल्व है, नॉन रिटर्न वाल्व कैसा है, इस तरीके का नॉन रिटर्न वाल्व दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है फ्लूइड इधर से एंट्री कर सकता है बट इधर से एंट्री नहीं कर सकता है। तो जब भी यहाँ पे 60 बार हुआ तो वो फ्लूइड इधर से आया, इधर से आने के बाद यहाँ पे मान लो कोई कारण से लीकेज हुआ है, तो लीकेज से होने के बाद वजह से यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एक नॉन रिटर्न चेक वाल्व है, यहाँ पे जब भी आने जाएगा तो वो नहीं जा पाएगा, यहाँ पे एक चेक वाल्व है, नॉन रिटर्न वाल्व है। तो फिर फ्लूइड यहाँ से आके आउटलेट से निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन 40 बार मेरा मैक्सिमम प्रेशर एक्सेप्ट करता है एक्चुएटर, तो मेरा मैक्सिमम प्रेशर वाला जो एक्स्ट्रा जो एडिशनल जो प्रेशर जो 20 बार 60 माइनस 40 जो 20 बार, वो क्या होगा, ये पायलट लाइन से वो इधर जाएगा, पायलट लाइन से इधर से जाने के बाद वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे आकर स्टोरेज होगा। देखो मैं जहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं बोर्ड में जहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो 20 बार प्रेशर 40 बार ये एक्सेप्ट किया, 40 बार यहाँ पे एक्चुएटर ले लिया, लेकिन बाकी जो 20 बार का जो फ्लूइड वो ये पायलट लाइन होके यहाँ पे नॉन रिटर्न चेक वाल्व के थ्रू से यहाँ पे आ जाएगा, जाके ये जो एरिया स्पूल का, ये जो एरिया में स्टोर होगा। जब भी इस एरिया में वो स्टोर होगा तो इस स्पूल में क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा, राइट। इस स्पूल में क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। जब भी स्पूल में प्रेशर क्रिएट करेगा, स्पूल का फेनोमेनन क्या होगा, स्पूल फेनोमेनन इस तरीके का आ जाएगा। जब भी स्पूल इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो यहाँ पे जो ये गैप पोर्शन जहां से इनलेट का फ्लूइड आउटलेट होके निकल रहा है, ये वाला पोर्शन में, तो ये वाला पोर्शन ब्लॉक हो जाएगा। जब भी ये स्पूल इधर आ जाएगा तो ये वाला पोर्शन ब्लॉक हो जाएगा। जब भी ये ब्लॉक होगा, जब भी ये ब्लॉक होगा तो इनलेट से मेरा फ्लूइड आउटपुट पे आना बंद हो जाएगा, राइट। आउटपुट पे आना बंद होगा उस कंडीशन में, तो फिर ये मेरा क्या हुआ, बेसिकली ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व 60 बार का प्रेशर को फ्लो कंटिन्यूअसली इनलेट से प्रवेश करने दिया, बट आउटलेट में जाके वो एक्चुअली एक्चुएटर कितना बार प्रेशर ले रहा है, 40 बार प्रेशर ले रहा है। तो वो 60 बार प्रेशर को यहाँ पे डायरेक्टली पुश ना करके 40 बार प्रेशर यहाँ पे गया, लेकिन 20 बार जो प्रेशर का फ्लूइड है वो ये पायलट वाल्व से जाके इस स्पूल के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा। जब भी वो पायलट वाल्व के पायलट लाइन के द्वारा स्पूल के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा तो वो स्पूल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब भी वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये जो आउटलेट पोर्ट है, ये आउटलेट पोर्ट बंद हो जाएगा, और जब भी आउटलेट पोर्ट बंद हो जाएगा तो ये 60 बार का, यहाँ पे 60 बार हो रहा है तो हम लोग पंपिंग मैकेनिज्म को ठीक करके फिर से हम लोग फ्लूइड को 40 बार करके यहाँ पे हम लोग भेज सकते हैं। तो इसका मतलब है जो 60 बार प्रेशर एक्चुएटर में जाना चाहिए, इसकी वजह से एक्चुएटर में प्रॉब्लम हो सकता था, वो 60 बार प्रेशर एक्चुअल में नहीं गया, वो 40 बार का प्रेशर का फ्लूइड गया, और बाकी जो एडिशनल 20 बार है वो ये पायलट लाइन होके यहाँ पे एंट्री किया, स्पूल के ऊपर फोर्स क्रिएट किया, स्पूल इधर डायरेक्शन में मूव किया और ये आउटपुट पोर्ट ब्लॉक हो गया, राइट। अब आउटपुट पोर्ट जब ब्लॉक हो जाएगा, मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहा हूँ क्लियर करके। मान लो अभी आउटपुट बंद हो गया है, ठीक है, ये मान लो मेरा आउटपुट अभी बंद हुआ है, राइट। यहाँ पे फ्लूइड जम गया है, आउटपुट पोर्ट बंद हो गया है। तो आउटलेट पोर्ट जब बंद हो गया है, बट फ्लूइड तो यहाँ से एंट्री करेगा ना, फ्लूइड तो यहाँ से एंट्री करेगा। जब भी 40 बार का फ्लूइड मेरा फिर से यहाँ से एंट्री करेगा। कभी कभार क्या होता है, पंपिंग एक्शन के वजह से फ्लूइड का प्रेशर रिक्वायर्ड प्रेशर से बढ़ जाता है, तो उस कारण से हम लोग को प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को यूज करना पड़ता है। तो मान लो अभी आउटलेट पोर्ट बंद है क्योंकि स्पूल बंद करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड जमा हुआ है,
राइट। तो उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे तो मेरा फ्लूइड जमना शुरू करेगा, यहाँ पे जो मेरा फ्लूइड जमना स्टोर होना शुरू होगा, तो वो फ्लूइड क्या करेगा, फिर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा इस स्पूल में। जब भी ये स्पूल में प्रेशर क्रिएट करेगा, स्पूल क्या करेगा, स्पूल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। जब भी स्पूल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये जो यहाँ का जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड यहाँ से वापस, ये वो फ्लूइड क्या होगा, वो फ्लूइड यहाँ से फिर से आउटलेट पोर्ट खुल जाएगा, आउटलेट पोर्ट से एक्चुएटर में प्रवेश करेगा। इस दौरान यहाँ पे एक ड्रेन वाल्व दिया गया है, ठीक है। तो ये स्पूल जब इधर जाएगा, तो यहाँ पे एक लीकेज पोर्शन रहता है, जिसके थ्रू से वो फ्लूइड जाके ये ड्रेन वाल्व से, जो फ्लूइड स्पूल का इस एरिया में था, ठीक है, यहाँ तो यहाँ से एक टैंक कनेक्शन रहता है, ड्रेन कनेक्शन दिया जाता है, ताकि जो फ्लूइड यहाँ पे स्टोर हो गया था, एडिशनल 20 बार का जो फ्लूइड है, वो जो यहाँ पे स्टोर हो गया था, वो जब भी ये स्पूल फिर इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, तो इस एरिया में प्रेशर क्रिएट करेगा, तो वो फ्लूइड ये पायलट लाइन से फिर ड्रेन वाल्व पे आ जाता है, राइट। या ये फिर ड्रेन वाल्व से जाके पंप में जाता है, पंप से फिर पंपिंग एक्शन होकर अंदर में प्रवेश करता है। और इस दौरान जो स्प्रिंग के अंदर अगर कोई फ्लूइड स्प्रिंग का कैविटी के अंदर अगर ट्रैप हो जाता है, ये जो स्प्रिंग का कैविटी है, मतलब स्प्रिंग का एक लाइन से दूसरा लाइन के बीच जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, ये जो कैविटी है, ये कैविटी के अंदर अगर कोई फ्लूइड ट्रैप हो जाता है, तो वो फ्लूइड यहाँ पे एक ड्रेन वाल्व दिया जाता है, वो ड्रेन वाल्व से मेरा क्या होगा, वो फ्लूइड जो ट्रैपिंग फ्लूइड है, वो फ्लूइड मेरा ड्रेन वाल्व में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल। मैं और एक बार रिपीट करते रहूं एकदम बेसिक में। पहले तो हम लोग क्या किए कि सेटिंग नॉब से इस रिड्यूसिंग वाल्व को हम लोग सेट किए प्रेशर 40 बार, ताकि इनलेट से प्रेशर मेरा 40 बार प्रेशर आएगा और आउटलेट भी मेरा 40 बार प्रेशर एक्सेप्ट करेगा। अब मान लो इनलेट पंपिंग एक्शन के दौरान इनलेट से 40 बार फीड जा रहा है, 40 बार का फीड आउटलेट से डायरेक्ट आ जा रहा है एक्चुएटर, डीसीबीओ के एक्चुएटर में। अब अचानक से क्या हुआ कि पंपिंग एक्शन के दौरान 40 बार का ये फ्लूइड का प्रेशर 60 बार हो गया, 20 बार बढ़ गया, बढ़ ही सकता है, पंप है, वो पंपिंग मैकेनिज्म की वजह से फ्लूइड का प्रेशर बढ़ गया, सर्टेन कंडीशन में बढ़ गया है, राइट। तो ये जो 20 बार प्रेशर बढ़ गया, तो यहाँ पे तो ये 40 बार ये पूरा फ्लूइड यहाँ पे अंदर प्रवेश करेगा। जब भी यहाँ पे अंदर प्रवेश करेगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ से अंदर बाहर आने का कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ से अंदर तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाहर जाने के टाइम एक्चुएटर तो 60 बार प्रेशर एक्सेप्ट नहीं करता है, 40 बार प्रेशर एक्सेप्ट किया है, तो फिर यहाँ पे फ्लूइड आने के बाद जितना एडिशनल प्रेशर अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड ये पायलट लाइन से फिर से नॉन रिटर्न चेक वाल्व होके फिर वो ये स्पूल का इस एरिया में आता है, देखो जहां पे मैं राउंड कर रहा हूं पेन को, स्पूल का इस एरिया में आता है, और बाकी जो 40 बार का फ्लूइड वो फिर डीसीबीओ के एक्चुएटर में जाता है। तो जब भी यहाँ पे 20 बार का फ्लूइड आके स्टोर करे होगा, तो उस टाइम इस स्पूल के ऊपर क्या फोर्स, एक फोर्स क्रिएट होगा जो स्पूल को उस डायरेक्शन में धकेलेगा। जब ये स्पूल को उस डायरेक्शन में धकेलेगा, तब स्पूल क्या करेगा, तब इस डायरेक्शन में जाएगा। जब भी वो इस डायरेक्शन में जाएगा, तब ये आउटपुट पोर्ट क्या होगा, आउटलेट पोर्ट बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब है 40 बार का फ्लूइड यहाँ पे आके आउटलेट पोर्ट से नहीं जा पाएगा। तो जब भी ये बंद हो जाएगा, तो फिर मेरा यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर 60 बार प्रेशर फ्लूइड नहीं गया, 40 बार फ्लूइड गया, 20 बार यहाँ से आके यहाँ पे आ गया, जो स्पूल को उस डायरेक्शन में धकेला, और ये आउटपुट पोर्ट बंद हो गया। अब इनलेट पोर्ट में जो 40 बार फ्लूइड फिर से 60 बार से फिर से 40 बार बना के जब फ्लूइड को हम लोग यहाँ पे भेजेंगे, तो इस एरिया में प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से स्पूल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो स्पूल क्या उस डायरेक्शन में धकेलेगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। जब स्पूल इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो आउटलेट पोर्ट ओपन हो जाएगा, तो 40 बार का फ्लूइड फिर से इनलेट टू आउटलेट पोर्ट में जाएगा। इस दौरान अगर इस स्प्रिंग कैविटी के अंदर कोई फ्लूइड अगर ट्रैप हो जाता है, तो वो ट्रैप फ्लूइड यहाँ पे जो ड्रेन दिया हुआ रहता है, ड्रेन वाल्व है, इस ड्रेन वाल्व के दौरान वो फ्लूइड जाके टैंक में स्टोर होता है। और यहाँ पे जो स्पूल के यहाँ पे जो फ्लूइड था, वो फ्लूइड जब भी यहाँ पे प्रेशर बढ़ा, इस एरिया में जब प्रेशर बढ़ा, तब ये स्पूल के ऊपर एक फोर्स क्रिएट किया, तो स्पूल क्या हुआ, स्पूल इस डायरेक्शन में आया, तो इस एरिया का जो फ्लूइड है उस फ्लूइड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, तो वो फ्लूइड तो इस डायरेक्शन से नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नॉन रिटर्न चेक वाल्व है, क्योंकि वो इस डायरेक्शन से आने के टाइम यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो वो फ्लूइड को एक पायलट बाईपास से देकर उसको हम लोग फिर से टैंक में प्रवेश करवाते हैं, और टैंक से फिर वही फ्लूइड को पंप में डाल के फिर 40 बार का प्रेशर में कन्वर्ट करके फिर फ्लूइड को हम लोग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से लाते हैं। तो दिस इज द बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। अब हम लोग सर्किट डायग्राम देखेंगे। सर्किट डायग्राम देखो, ये है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का सर्किट डायग्राम, जहां पे ये इनलेट पोर्ट है, ये इनलेट पोर्ट है, ये एक्चुएटर पोर्ट है, ये एक्चुएटर पोर्ट है। इनलेट पोर्ट से एक्चुएटर पोर्ट में मेरा फ्लूइड जा रहा है। ये मेरा एक पायलट लाइन है जो डॉटेड लाइन में दिखाया गया है। देखो यहाँ पे एक मेरा पायलट लाइन है, यहाँ पे एक मेरा पायलट लाइन है, यहाँ पे मेरा एक स्प्रिंग है, तो यहाँ पे एक मेरा स्प्रिंग है, ये मेरा एडजस्टेड नॉब है, सेटिंग नॉब घुमा के काम करने के लिए, और यहाँ पे मेरा एक टैंक दिया गया है।
ताकि जो भी वाल्व है मेरा ड्रेन वाल्व दिया गया है बेसिकली, तो ये ड्रेन वाल्व में जाके फ्लूइड स्टोर होने के लिए, ये क्या है बेसिकली प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का सिंबल। और प्रेशर रिलीफ वाल्व का सिंबल भी सेम है, बट प्रेशर रिलीफ वाल्व का जो सिंबल है इनलेट से एक्चुएटर में फ्लूइड जाएगा। प्रेशर रिलीफ वाल्व में जो इनलेट पोर्ट में मेरा ये जो पायलट लाइन इनलेट पोर्ट में लगा हुआ रहता है, बट प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में ये जो पायलट लाइन, ये मेरा देखो आउटलेट पोर्ट, ये जो ए है ये मेरा आउटलेट पोर्ट है, तो ये मेरा आउटलेट पोर्ट है, ये मेरा इनलेट पोर्ट है, तो ये मेरा इनलेट पोर्ट है। तो देखो ये पायलट लाइन प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में आउटलेट में यूज किया गया है, और पायलट लाइन प्रेशर रिलीफ वाल्व में इनलेट में यूज किया गया है। सो आहिस्ता आहिस्ता अभी हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंस क्या है प्रेशर रिलीफ वाल्व और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का डिफरेंस क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मान के अभी मैं ये सर्किट डायग्राम में आ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये सर्किट डायग्राम में ये मेरा टैंक है, राइट, यहाँ टैंक है, यहाँ पे मेरा पंप है, पंप ये मोटर के साथ कपल किया गया है, और यहाँ पे ये अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो मेरा मोटर रोटेशन कर रहा है, तो मेरा पंप के अंदर कैविटी जन्म ले रहा है, मेरा सक्शन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से टैंक से मेरा फ्लूइड पंप के अंदर जा रहा है, पंप के अंदर जाने के बाद वो फ्लूइड में पावर गेन हो रहा है, रेट गेन हो रहा है, उसके बाद वो फ्लूइड को हम लोग किसमें भेज रहे हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व में। ये मेरा प्रेशर रिलीफ वाल्व है, राइट, प्रेशर रिलीफ वाल्व में। और इस बीच में मैंने एक प्रेशर गेज लगाया है, जहां पे मैंने मेंटेन किया, देख रहा हूं कि 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर रिलीफ वाल्व और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्या, कि अगर हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व के पहले अगर 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो प्रेशर हम लोग सेट करेंगे वही प्रेशर में पूरा वॉल्ट होगा, राइट। प्रेशर रिलीफ वाल्व में हम लोग जो प्रेशर प्रीसेट करते हैं, जो प्रेशर को एडजस्ट करते हैं, जो प्रेशर को सेट करते हैं, वही प्रेशर में पूरा एक्चुएटर में, डीसीबी में, सारा जगह में ये प्रेशर में ही काम होगा। बट ऑपोनेंट साइड में प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में क्या होता है, अगर हम लोग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के पहले जो प्रेशर सेट करते हैं, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में जो प्रेशर सेट करते हैं, ठीक है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में पहले मैं 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर सेट किया हो, बट ये यहां पे जाके 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व में जो प्रेशर सेट होता है वही प्रेशर में यहाँ पे काम होता है, और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में जो प्रेशर सेट होता है उससे कम प्रेशर में एक्चुअल हाइड्रोलिक सिस्टम में मेरा काम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इस प्रेशर रिलीफ और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का। अब मैं दिखाऊंगा सर्किट डायग्राम, थोड़ा ध्यान से तुम लोग देखना, ठीक है। सर्किट डायग्राम में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे टैंक से मेरा मोटर के पंप के थ्रू फ्लूइड गया, फ्लूइड जाके यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल्व के थ्रू से गया, और यहाँ पे जाके देखो ये दोनों शटडाउन कंडीशन में, दोनों शटडाउन कंडीशन में। अब जब डीसीबी अगर इस कंडीशन में मूव करेगा तो ये दोनों पोर्ट, ये पी और टी के साथ कनेक्ट होगा, और डीसीबी अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये दोनों पोर्ट पी और टी के साथ कनेक्ट होगा, और ये जाके डायरेक्ट एक्चुएटर का इनलेट पॉइंट और एक्चुएटर का आउटलेट पॉइंट पे जाके कनेक्टेड है, ठीक है। ऑपोनेंट दिक में रिड्यूसिंग वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर फ्लूइड मान लो ये यहाँ से निकला, निकलने के बाद यहाँ पे मैंने एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व यूज किया हो, जिसमें मैं 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर प्रीसेट किया हूं, लेकिन प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बाद देखा जा रहा है कि 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेरा ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में काम हो रहा है। इसका मतलब हम लोग जो प्रेशर सेट करेंगे उससे हमेशा बिलो प्रेशर में प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में काम, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व काम करता है, और प्रेशर रिलीफ वाल्व में जो प्रेशर सेट करते हैं वही प्रेशर में पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम में काम होता है, सेम प्रेशर में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फ्लूइड गया, फ्लूइड जाने के बाद प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को क्रॉस किया। ध्यान देना यहाँ पे ये जो पायलट लाइन है, देखो ये डॉटेड वाला जो पायलट लाइन है, ये प्रेशर रिलीफ वाल्व का इनलेट में ऐड किया गया है, और ये जो मेरा पायलट लाइन है ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का आउटलेट में ऐड किया गया है। तो ये एक डिफरेंस बना कि जो पायलट लाइन वो ऐड किया जाता है प्रेशर रिलीफ वाल्व का इनलेट में, और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के टाइम पे आउटलेट में। थर्ड पॉइंट देखोगे दोनों सर्किट का डायग्राम में कि प्रेशर रिलीफ वाल्व में हम लोग कोई नॉन रिटर्न या चेक वाल्व यूज नहीं करते। प्रेशर रिलीफ वाल्व में हम लोग कोई नॉन रिटर्न या चेक वाल्व यूज नहीं करते, लेकिन प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में हम लोग को एक नॉन रिटर्न या चेक वाल्व यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे मैं ब्लॉक, यहाँ पे मान लो स्पूल जाके जब यहाँ पे पोर्शन को ब्लॉक कर देगा तो उस टाइम ये देखना पड़ता है कि फ्लूइड कोई ये वाला पाइप से ना आउटलेट में पहुंच नहीं रहा है ना, वो देखने के लिए कोई बाईपास से आउटलेट में नहीं पहुंच रहा है ना, ये पायलट लाइन से आउटपुट में नहीं पहुंच रहा है ना, वो देखने के लिए हम लोग को ये नॉन रिटर्न चेक वाल्व को यूज करना पड़ता है। और ये चेक वाल्व से हम लोग यूज करते हैं रिड्यूसिंग वाल्व में, बट रिलीफ वाल्व में हम लोग को चेक वाल्व यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है।
राइट। उसके बाद ध्यान देना और एक पॉइंट है, प्रेशर रिलीफ वाल्व में कोई ड्रेन वाल्व का जरूरत नहीं पड़ता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व में कोई ड्रेन वाल्व का जरूरत नहीं पड़ता है, कोई एक्सटर्नल ड्रेनेज का जरूरत नहीं पड़ता है, बट प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में एक एक्सटर्नल ड्रेनेज का जरूरत पड़ता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कैन यू इलैबोरेट व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, और ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व एंड प्रेशर रिलीफ वाल्व। अगर ये चीज तुम लोगों को पूछा जाएगा तो पहला बात है, अगर डिफरेंस पूछेगा तो पहला तो तुम लोग डिफरेंस लिख लोगे इस तरीके का, मान लो ये मेरा रिलीफ है, ये मेरा रिलीफ वाल्व के लिए है और ये मेरा रिड्यूसिंग के लिए, ठीक है, रिड्यूस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व, एनसी वाल्व, नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व, रिलीफ वाल्व हमेशा नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व होता है। रिड्यूस के लिए क्या होगा, नॉर्मली ओपन वाल्व, नॉर्मली ओपन वाल्व। सेकंड डिफरेंस, इनलेट प्रेशर, नो चेक वाल्व, नो चेक वाल्व। देखो सर्किट डायग्राम में देखोगे तो याद आ जाएगा, नो चेक वाल्व, यहाँ पे रिड्यूस में चेक वाल्व एग्जिस्ट, चेक वाल्व एग्जिस्ट। थर्ड पॉइंट, इंटरनल प्रेशर सेंसिंग। थर्ड पॉइंट, इंटरनल इनलेट प्रेशर सेंसिंग, इनलेट प्रेशर सेंसिंग। यहाँ पे रिड्यूस के लिए देखो प्रेशर सेंसिंग कहां पे हो रहा है, आउटलेट में पायलट लाइन ऐड किया गया है तो आउटलेट प्रेशर सेंसिंग, बट प्रेशर रिलीफ वाल्व के टाइम पे देखो इनलेट में पायलट लाइन ऐड किया गया है तो इनलेट प्रेशर सेंसिंग रिलीफ के लिए, और रिड्यूस के लिए आउटलेट प्रेशर सेंसिंग, आउटलेट प्रेशर सेंसिंग। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है, नो एक्सटर्नल ड्रेनेज। रिलीफ वाल्व के लिए हम लोग कोई ड्रेनेज यूज नहीं करते, बट रिड्यूसिंग वाल्व के लिए हम लोग एक ड्रेनेज यूज करते हैं। तो नो एक्सटर्नल ड्रेनेज, नो एक्सटर्नल ड्रेनेज, नो एक्सटर्नल ड्रेनेज, ओके, नो एक्सटर्नल ड्रेनेज। और पॉइंट नंबर 4, external drainage exists, external drainage exist, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 4 पॉइंट, 4 को डिफरेंस मेरा बन गया। साथ में तुम लोगों को ये मेरा प्रेशर रिड्यूस वाल्व का डायग्राम है, ये मेरा प्रेशर रिलीफ वाल्व का डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम, प्रेशर रिड्यूस वाल्व का डायग्राम यहाँ पे पुट करोगे, प्रेशर रिलीफ वाल्व का डायग्राम यहाँ पे पुट करोगे। साथ में ये जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर देना, जिसमें अगर ये 4 या 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है सेमेस्टर में, वो क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। और अगर तुमको पूछा जाता है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन और ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन डायग्राम विद नीड स्केच, राइट, अगर ऐसा बोला जाता है तो ये डायग्राम पहले ड्रॉ करोगे, राइट, साथ में ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे और इसका पार्ट्स लिखोगे और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल जो मैंने अभी समझाया उसको अपना ओन लैंग्वेज में इसको लिख देना है। साथ में दो वो फंक्शन लिख देना, इट इज बेसिकली यूज्ड एज नॉर्मली ओपन वाल्व, and second one, when any pressure control valve are used to maintain or reduce the pressure for system called pressure reducing valve। ये लाइन को अप्लाई लिख देना, साथ में ये डायग्राम ड्रॉ कर देना, नेम ऑफ पार्ट्स लिख देना और वर्किंग प्रिंसिपल डिस्क्राइब कर देना। सो ये था आज का क्लास का लेक्चर। और अगर इस आज का वीडियो लेक्चर में कोई भी क्वेरीज रहता है, कोई भी डाउट रहता है, तो जूम क्लास में 10 तारीख का कल का जूम क्लास 10 तारीख का जूम क्लास में तुम लोग अपना कोई भी डाउट इस लेक्चर रिलेटेड या प्रीवियस इन्हीं लेक्चर रिलेटेड कोई भी डाउट तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। सो नाउ आई एम okay, so now students, do you have any doubt related to this class, pressure reducing valve? Do you have any doubt? Yes sir। बोलो मुकेश। हाँ बेटा स्कूल सर वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सर आउटलेट पोर्ट को ब्लॉक कर दे रहा है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे 20 बार जो प्रेशर वो एक्स्ट्रा हो गया। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ पे 40 बार प्रेशर एक्स्ट्रा हो जाए और इनलेट पोर्ट को ब्लॉक कर दे। और एक बार सर वहाँ पे जो हो रहा है सर प्रेशर रिड्यूस वाल्व में 20 प्रेशर एक्स्ट्रा होने के कारण क्या हो जा रहा है कि वहाँ पे से इधर से मतलब फ्लूइड फ्लो होके वहाँ पे जाके ब्लॉक कर दे रहा है आउटलेट पोर्ट को। सर अगर वहाँ पे 60 बार के जगह 80 बार हो जाए तो सर 40 बार को एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ 40 तो बार को ऐसा भी हो सकता है
40 बार को एडजस्ट ऐसा करना भी तो पड़ेगा क्या? हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन कंप्लीट करो। 40 बार को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है सर, मतलब 40 बार ज्यादा हो गया तो इनलेट पोर्ट को ही ब्लॉक कर दे। आगे भी तो बढ़ सकता है, वहीं पे कैसे पता चलेगा रुक जाएगा वहीं? देखो क्या होता है कि फिर से और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मान के चलते हैं ये पंप का पाइपलाइंस का जो एडजस्टमेंट नॉब के थ्रू से मैंने प्रेशर सेट किया हूँ, ठीक है। ये प्रेशर कितना बार में सेट किया हूँ मैंने? ये प्रेशर मैं 60 बार पे सेट किया हूँ, ठीक है। तो पंप से जब फ्लूइड डिस्चार्ज होना शुरू करता है तो वो फ्लूइड डायरेक्टली पहला पहला जब पंप मान लो स्टार्ट हुआ, तो पंप स्टार्ट होते ही तो एकदम अप्रोक्सीमेट जो हाईएस्ट जो प्रेशर वो मैक्सिमम दे सकता है वो प्रेशर तो वो नहीं देगा, राइट। तो जब वो मैक्सिमम धीरे धीरे वो प्रेशर बढ़ेगा, पहले 5 बार, 10 बार, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से प्रेशर इंक्रीज करेगा। अरेंज के हिसाब से, अरेंजिंग सीक्वेंस के हिसाब से वो प्रेशर इंक्रीज करेगा। और मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट नॉब के थ्रू, सेटिंग नॉब के थ्रू से मैंने यहाँ पे प्रेशर 60 बार में सेट किया हूँ। तो यहाँ पे जब भी मेरा फ्लूइड का प्रेशर 20, 30, 40 इस तरीके का आएगा तो वो फ्लूइड यहाँ पे कंटिन्यूअसली आके एक्चुएटर में प्रवेश करेगा, राइट। जब तक 60 बार हो जाए, 60 बार जब तक नहीं होगा तब तक वो एक्चुएटर में प्रवेश करेगा, क्योंकि एक्चुएटर का इस पिस्टन को मूव ठेलने के लिए मान के चलते कि 5 न्यूटन 10 न्यूटन मुझे प्रेशर चाहिए। तो वो पहले 5 बार का फ्लूइड आया, वो इस यहाँ पे स्टोर होना शुरू हुआ, 5 बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, 25 बार, 30 बार, 35, 40 ऐसे करके बढ़ रहा है। जब वो 50 बार, ये 60 बार तक पहुंच जाएगा तो उस टाइम कंटिन्यूअसली पंप मेरा ओपन है, तो फ्लूइड का प्रेशर मेरा 60 बार से जाके 100 बार में चल गया। तो जब तक वो 60 बार था वो प्रेशर फ्लूइड मेरा इस एक्चुएटर के अंदर एंट्री कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी वो 60 बार तक चल गया, इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड का जो मतलब वॉल्यूम है, जो एरिया में फ्लूइड स्टोर हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कोई चीज को मुझे अगर कोई फ्लूइड के थ्रू से मूवमेंट करना पड़ेगा तो हम लोगों को क्या है कि ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड उस चीज के ऊपर प्रेशर, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड देना पड़ेगा, राइट। ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड उस पोर्शन के ऊपर गिराना पड़ेगा, तब जाके वो उसका मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज कि फ्लूइड यहाँ पे स्टोर होता गया, 60 बार तक फ्लूइड जब स्टोर होता गया तो इस एक्चुएटर का मूवमेंट हो गया, ठीक है। अब जब एक्चुएटर का मूवमेंट होना शुरू हुआ तब थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर ड्रॉप हुआ। जब यहाँ पे हल्का सा प्रेशर ड्रॉप हुआ तो यहाँ से जो फ्लूइड है 60 बार का फ्लूइड है वो फिर से एंट्री किया। लेकिन अगर वो प्रेशर 60 बार से 100 बार तक चल गया, मान के चलते 40 बार तक प्रेशर चल गया एक्स्ट्रा, 50 बार तक प्रेशर एक्स्ट्रा चल गया, तो वो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करेगा, वो यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे स्टोर होता जाएगा। भले वो पहले 10 बार स्टोर होगा, 20 बार स्टोर होगा, 30, 40, 50 स्टोर होगा। जब तब तक स्टोर होता जाएगा जब तक ये जो मेरा स्पूल है, ये स्पूल का मूवमेंट नहीं होगा। जब भी ये स्पूल का मूवमेंट होना शुरू हो गया तब ये वाला पोर्शन ब्लॉक हो गया। क्योंकि क्यों ब्लॉक हुआ? इसलिए ये ब्लॉक करना पड़ता है क्योंकि पंप से मेरा क्या है, पंप से मेरा ऑलमोस्ट 100 बार का प्रेशर आ रहा है, तो 100 बार का फ्लूइड अगर इस तरीके से कंटिन्यूअस अगर एंट्री करने का कोशिश करेगा और हर बार अगर 60 बार का फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करेगा और 40 बार यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, एक सर्टेन टाइम में स्पूल का मूवमेंट करने के बाद भी इतना प्रेशर बढ़ जाएगा ताकि ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व ब्लास्ट हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये स्पूल का मूवमेंट पहला काम बंद कर देना कि ताकि मेरा ये एक्चुएटर पोर्शन में मेरा फ्लूइड का मूवमेंट मेरा बंद हो जाए। जब भी एक्चुएटर में फ्लूइड का मूवमेंट बंद हो जाएगा स्पूल के द्वारा, तो मेरा फ्लूइड क्या होगा, ये फ्लूइड मेरा यहाँ पे आना शुरू होगा। यहाँ पे जब आएगा तब वो इस स्पूल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, ये वाला स्पूल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा और सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड तो यहाँ पे जाके देखो 60 बार से 70 बार हुआ, 80 बार हुआ, जब भी 70 बार या 80 बार होगा तुरंत वहां फ्लूइड क्या करेगा, 60 बार फ्लूइड एंट्री करेगा। लेकिन बाकी जो 20 बार का प्रेशर जो एक्चुएटर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है वो 20 बार या 30 बार प्रेशर यहाँ पे जाके स्टोर होता जाएगा। यहाँ से 60 बार का फ्लूइड आ रहा है और 60 बार का फ्लूइड आ रहा है या 80 बार का फ्लूइड आ रहा है या 90 बार का फ्लूइड आ रहा है, 90 बार का फ्लूइड आ रहा है मान के चलते, 60 बार यहाँ पे एक्सेप्ट किया, 30 बार यहाँ पे चल गया, लेकिन यहाँ से तो कंटिन्यूअसली 90 बार का फ्लूइड यहाँ से पास कर रहा है इनलेट से एक्चुएटर तक। तो ये पहला जो 30 बार का फ्लूइड यहाँ पे जाएगा, जाके वो स्पूल का मूवमेंट करके ये वाला इनलेट से आउटलेट वाला पैसेज को ब्लॉक कर देगा। जब भी इनलेट से आउटलेट वाला पैसेज ब्लॉक हो गया तब इस पोर्शन में सिर्फ 30 बार का फ्लूइड है, ये जो नॉन रिटर्न वाल्व मतलब पायलट लाइन में सिर्फ 30 बार का फ्लूइड है और यहाँ से कंटिन्यूअसली 100 बार का या 90 बार का फ्लूइड एंट्री कर रहा है। तो जब यहाँ पे 90 बार का फ्लूइड एंट्री करते करते एक टाइम क्या होगा, वो ये वाला स्पूल को
पीछे की तरफ धकेलेगा, मतलब राइटवर्ड मूवमेंट देगा, राइट डायरेक्शन में मूवमेंट देगा। तो ये स्पूल जब इधर मूवमेंट करेगा तो यहाँ पे लीकेज क्रिएट होगा, तो ये जाके फ्लूइड जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड हो रहा है 90 बार का जो फ्लूइड हो रहा है वो जाके यहाँ से ड्रेन हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो फ्लूइड मेरा स्टोर हो रहा है वो यहाँ पे स्टोर हुआ, वो यहाँ पे स्टोर होके रहा। तो हम लोग का जो फ्लूइड यहाँ पे 90 बार का फ्लूइड यहाँ पे ड्रेन हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत जब ये स्पूल मूवमेंट ब्लॉक हो जाता है उतना टाइम में हम लोग क्या पंपिंग मैकेनिज्म को, पंप को स्टॉप करके फिर से ऑन करते, ताकि मेरे पंप को जो पंपिंग मैकेनिज्म कंटिन्यूअसली जो 120 90 बार का प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो फिर से रिड्यूस होके वो 60 बार का प्रेशर, फ्लूइड का प्रेशर क्रिएट कर, या 60 बार का फ्लूइड मेरा इस सिस्टम के अंदर एंट्री करे। जब भी फिर से 60 बार का फ्लूइड एंट्री करेगा तब ये स्पूल का ये वाला 60 बार फ्लूइड यहाँ से जाने का कोशिश करेगा, तो ये स्पूल को मूवमेंट देगा, इस स्पूल को मूवमेंट देगा, क्योंकि यहाँ पे 60 बार है, यहाँ पे 30 बार है, तो ये 60 बार 30 बार का फ्लूइड यहाँ पे मूवमेंट प्रेशर क्रिएट करेगा, तो ये स्पूल फिर इधर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो उस टाइम फ्लूइड इस नॉन रिटर्न वाल्व से तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि नॉन रिटर्न वाल्व इस डायरेक्शन में है, तो वो फ्लूइड यहाँ से आ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे एक ड्रेन लाइन दिया जाता है जहां से फ्लूइड डायरेक्टली जाके टैंक में प्रवेश करता है। तो ये बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल है। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का एक्चुअल वर्क क्या है कि व्हेन वी आर गेटिंग सम एक्चुअल सेटिंग सम प्रेशर of 50 बार और 60 बार इन द एक्चुएटर, 60 बार से ज्यादा फ्लूइड एक्चुएटर में प्रवेश नहीं करेगा, तो उस टाइम अगर उससे ज्यादा इनकेस हो जाता है, दिस इज द इनकेस सिस्टम, दिस इज द इनकेस सिस्टम, कि कभी भी अगर प्रेशर बढ़ जाता है, ऐसा तो नहीं कि मैं एक गियर पंप यूज कर रहा हूँ जिस गियर पंप का मैक्सिमम फ्लूइड डिस्चार्ज होता है 250 बार का, तो मैं उस तरीके का पंप यूज नहीं करूंगा। मैं मुझे एक्चुएटर में जितना प्रेशर का मुझे फ्लूइड से मुझे एक्चुएटर में काम करवाना है, मैं मैक्सिमम उससे 20 या 30 बार क्या बोलते हैं सेटिंग प्रेशर को यूज करके मैं ये काम करूंगा। मतलब मैं उस तरीके का पंप को यहाँ पे यूज करूंगा जो मेरा अगर 60 बार एक्चुएटर में एंट्री करेगा तो मेरा मैक्सिमम वो 90 बार तक प्रेशर जनरेट कर पाए, और वो भी कभी कभार, ऐसा नहीं कि हमेशा 5 मिनट अंतर अंतर 90 बार हो जा रहा है। पंप का जैसे होता है ना ब्रिज, एक ब्रिज का फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ऊपर डिपेंड करके ब्रिज के ऊपर से गाड़ी चलता है, ठीक यहाँ पे भी वैसे एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेंटेन किया जाता है कि 60 बार मेरा जब पंप फ्लूइड मैक्सिमम डिस्चार्ज करेगा वो 90 बार, लेकिन वो हमेशा जब काम करता है तो वो 60 बार का ही बेसिकली फ्लूइड का तो मेरा जो मैंने अभी तक जो बोला तुमको समझ में आया ना? सर वो समझ में आ गया सर, बट मेरा क्वेश्चन था ना सर कि जो स्पूल है सर, स्पूल जो है सर आउटलेट को ना ब्लॉक करके ऐसा भी तो हो सकता है कि आगे बढ़ के इनलेट को ही ब्लॉक कर दे। आगे बढ़ के इनलेट को नहीं, तो देखो वो डिजाइन है ना, वो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली जाके इनलेट को ब्लॉक कर दे। और इनलेट को अगर ब्लॉक अगर मान के चलते हैं कि वो देखो हर मशीन तो इट इज नॉट अ ह्यूमन, राइट। मशीन को पता नहीं है कि मुझे कहां तक जाना है, लेकिन मशीन का जो डिजाइन सेटअप होता है, ठीक है, वो डिजाइन के हिसाब से ये स्पूल कभी इनलेट को ब्लॉक नहीं करेगा। और अगर इनकेस कभी इनलेट को ब्लॉक कर देता है, इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम में, जिस सिस्टम में 30 बार का प्रेशर, देखो हर एक पाइपलाइन में जो प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर कितना तक जा सकता है वो हमेशा डिजाइन किया जाता है। तुम तो जानते हो कि कोई भी चीज को अगर हम लोग बनाने के पहले, इवन तुम लोग जब फूड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में जब तुम लोग कोई भी मॉडल प्रिपेयर करते थे मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसके पहले उसमें डिजाइन करते कि नहीं करते, डायमेंशन कितना डायमेंशन का करना पड़ेगा वो करते थे कि नहीं करते थे? यस सर, करते थे ना। तो यहाँ पे जो पाइप जो भी सिस्टम है, ये सिस्टम एक पाइपलाइन के साथ कनेक्ट, हर एक सिस्टम एक पाइपलाइन के साथ कनेक्टेड होता है, और उस पाइपलाइन में मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर मैक्सिमम कैरी हो सकता है वो पहले से डिजाइन होता है, ठीक है। और अगर मान के चलते कि अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स कि अगर यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि ये स्पूल आउटलेट को पहले ब्लॉक करेगा, इनलेट को बाद में ब्लॉक करेगा, ठीक कि नहीं। आउटलेट को पहले ब्लॉक करेगा, इनलेट को पहले बाद में ब्लॉक करेगा। तो इसको ये अगर आउटलेट को छोड़ के अगर इनलेट को ब्लॉक कर देता है, इसका मतलब यहाँ पे जो डिजाइन प्रेशर है, डिजाइन प्रेशर से बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, बहुत ज्यादा। यस सर। तो ये सोचो ये सिस्टम ऐसे ही बना हुआ है कि ऑटोमेटिक वो इनलेट को ब्लॉक कर देता है।
अगर वैसा कंडीशन हुआ तो ऑटोमेटिक वो इनलेट को ब्लॉक कर देगा, और जब भी ये इनलेट को ब्लॉक करेगा तो यहाँ का फ्लूइड क्या होगा, वो इनलेट ये वाला आउटलेट से जाके डायरेक्ट एक्चुएटर में प्रवेश करेगा। क्योंकि एक्चुएटर में मैंने क्या बोला रिड्यूसिंग वाल्व में कि मैक्सिमम प्रेशर 60 बार होता है, लेकिन 60 बार के नीचे ही काम होता है। अभी मैंने थोड़ा बताया था ना कि 50 केजी सेंटीमीटर, जो डिफरेंस बताने के टाइम मैंने बताया था कि अगर एक्चुअल प्रेशर में 60 बार में सेट करूंगा तो हमेशा 60 बार के नीचे ही काम होगा। तो यहाँ का फ्लूइड का प्रेशर 30 या 40 बार है, तो जब अगर ये इनलेट को ब्लॉक कर देगा वो डायरेक्टली जाके एक्चुएटर में प्रवेश करेगा, राइट। और इनलेट ब्लॉक हो जाएगा मतलब पंप के ऊपर प्रेशर आएगा, और अगर मेरा पंप के ऊपर प्रेशर आता है तो पंप क्या करता है, पंप नॉकिंग करता है ना, पंप वाइब्रेट करता है, पंप नॉकिंग करता है, आवाज करता है, राइट। तो उस टाइम जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर को पता चल जाता है कि देयर इज सर्टेन एरर इन द सिस्टम, सो वी हैव टू सॉर्ट आउट इट। Am I clear, Mukesh? Yes sir, clear. Now next, किसका, आदित्य क्वेश्चन है क्या? आदित्य कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा, और कोई स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है? और स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन है? नो सर। बाकी स्टूडेंट्स को? नो सर। बाकी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, मासूम वीडियो ऑन करके बैठ। मासूम कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, ठीक है। अच्छा, अब मुझे मैं तुम लोगों को एक चीज पूछूंगा, वो है कि अभी जो थर्ड पीरियड है 12 से 1 बजे तक, वो क्लास अभी रत्नेश सर का नहीं होगा, रत्नेश सर का तबीयत खराब है, बुखार हुआ है उनको, तो क्या तुम लोग क्या एक्स्ट्रा क्लास करोगे? तो मैं दूसरा एक टॉपिक तुम लोगों को समझाऊंगा काउंटर बैलेंस वाल्व के बारे में। डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन यू, क्या करना है बताओ सर। असाइनमेंट भी लिखना है सर थोड़ा। मासूम का असाइनमेंट, और बाकी सर हम कर सके थे बट फोन मेरा चार्ज नहीं है सर, कल जो बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग काउंटर बैलेंस वाल्व स्टडी करेंगे, ठीक है। और वो जो गूगल फॉर्म दिया गया था, वो गूगल फॉर्म जो लोग जाना चाहते हो बजाज मोटर्स में, वो लोग फिलअप कर देना। और मुकेश सर हम लोग भी भर सकते हैं ना? हाँ, अरे सब लोग भर सकते हो। मैंने क्या बोला कि जो लड़का इमीडिएट ज्वाइनिंग करने के लिए प्रिपेयर्ड है वो लड़का ये फॉर्म भरे, क्योंकि मान के चलो 70 लड़का फॉर्म फिलअप किया है, और वो 70 लड़का में इंटरव्यू में 30 लड़का सिलेक्ट हुआ, तो वो 30 लड़के को दूसरा कंपनी अगर आएगा तो बैठने नहीं दिया जाएगा, जैसे कि पिछला मीटिंग में भी बोल दिया गया था। क्योंकि इसलिए नहीं बैठने दिया जाएगा क्योंकि वो 30 लड़का दे आर एलिजिबल टू ज्वाइन एट बजाज मोटर्स, दे आर नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन एट एनी कंपनी। इसके बाद फिर प्लेसमेंट आने वाला है और कोई कंपनी का? प्लेसमेंट आ सकता है, ऐसे देखो ये बात यही है ना कि मे बी अभी बजाज मोटर्स है, बजाज मोटर्स के बाद कोई दूसरा प्लेसमेंट आ सकता है, लेकिन बजाज मोटर्स जिस लेवल का कंपनी है, या बाद में अगर कोई दूसरा कंपनी अगर आता है, बाद में अगर कोई भी दूसरा कंपनी आता है तो उन लोगों का भी सैलरी पैकेज लगभग सेम ही है। मैंने पहले ही बताया था कि दैट इज मे बी फ्रॉम 11,000 या 12,000 से 15,000 के बीच ये सैलरी वैरी करता है। तो इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि इस बार इतना सैलरी क्यों कम मिल रहा था? पिछले बार तो 15-16 चल जाता गया। हर कंपनी तो ऐसा नहीं इस बार तो 10,000 11 से ज्यादा जा ही नहीं रहा। मासूम, हर देखो बात ऐसा है भी कंपनी है ये पैंडेमिक में कंपनी का प्रॉफिट के देखते हुए शायद सैलरी अभी थोड़ा 1,000-1,500 कम कर दिया, मे बी हो सकता है। अभी का जो जॉब पिछले बार सब सीनियर लोग जो गए थे हम लोग का, मतलब सुपर सीनियर लोग, उन लोग को तो 16-17 ऐसा कुछ मिला था। 17 नहीं मासूम, 15 से नीचे किसी का नहीं था। मैं बोल दे रहा हूँ जो ज्यादा लोग जिस कंपनी में मैक्सिमम ज्वाइन किया था वो था जय हिंद में, ठीक है। उसमें सैलरी दिया था, बोला था 13,500, 13,500, 13,500, बट दैट इज द ग्रॉस सैलरी। ये तुम लोग को समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट। When we are telling that there is a gross salary, it means it includes PF, it includes ESI, right? It includes some canteen subsidized canteen charge, ये सब मिला के होता है ग्रॉस। जो ग्रॉस था 13,500,
और उन लोगों को जो जाने के बाद जो कैश इन हैंड सैलरी हुआ, वो कैश इन हैंड सैलरी उन लोगों को 11,500 हुआ। आफ्टर दे आर वर्किंग फॉर अ 1 ईयर, जो लोग अभी काम कर रहा है वहां पे, 1 साल काम करने के बाद जाके उन लोगों का ग्रॉस हुआ 16.5। जब ग्रॉस 16.5 हुआ तब उन लोगों का हाथ में 14,000 के आसपास कैश इन हैंड होता है। तो तुम लोगों का अगर यहाँ पे कैश इन हैंड इस कंपनी में 10.5 या 11 है, साथ में सब्सिडाइज कैंटीन है और प्लस ओटी है, तो हर कंपनी का जो बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये तुम्हारा कैश इन हैंड सैलरी 10,539 और 11,000 है, राइट। और बाकी अगर वहां पे जाने के बाद तुमको ये पता चलेगा कि वो सैलरी के साथ प्लस कुछ मिला के ग्रॉस सैलरी है, जो वो लोग अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। इसीलिए डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारा स्टूडेंट्स ज्वाइन करने के बाद 1 महीना 2 महीना बाद छोड़ देता है, जिसमें क्या होता है कंपनी का लॉसेस होता है। कंपनी का इसलिए लॉस होता है बिकॉज व्हेन यू हैव एंटर्ड इन अ कंपनी, दैट टाइम कंपनी विल गिव यू सम प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग। अगर तुमको सीएनसी ऑपरेटर में काम दे रहा है तो तुम कॉलेज में सीएनसी में जो काम देखते हो वो एक दूसरा लैंग्वेज है, और जब कंपनी में जाओगे तो वहां पे फानुक लैंग्वेज का होता है। तो फानुक लैंग्वेज में तुम जब काम करोगे तुमको वहां पे पहले सिखाया जाएगा 1 से 2 महीना। तो ये 1 से 2 महीना काम करने के बाद कोई छोड़ देता है, क्योंकि सब स्टूडेंट्स के अंदर कैपेबिलिटी सेम नहीं होता है। देखो जय हिंद में टोटल 27 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड प्रीवियस ईयर, राइट। 27 स्टूडेंट्स के अंदर अभी शायद 10 या 11 स्टूडेंट्स काम कर रहा है। वो 16 स्टूडेंट्स का कंपनी छोड़ने का पीछे यही रीजन है, हमको छुट्टी नहीं देता है, हमको खाना बना के खाना पड़ता है कंपनी से, तो जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, कंपनी का एचआर के साथ मेरा मैच नहीं हो रहा है मेरा बात। तो वेरियस रीजंस आर देयर, बट हम लोग मैं एक चीज जानता हूँ, और मैं जो मेरा पिछला 7 साल का एक्सपीरियंस में इस कॉलेज में, जो मैं सारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि देखो अगर कोई कंपनी में ज्वाइन करते हो और उस कंपनी में अगर खुद को डेवलप एंड एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो तुमको उस कंपनी में 1 से 2 साल रगड़ना पड़ेगा। कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट को हमेशा रगड़ना पड़ता है। अगर वो नहीं रगड़ेगा तो वो स्टूडेंट्स को कंपनी कभी भी एस्टेब्लिश नहीं होने देता। कोई भी स्टूडेंट्स मान के चलो, रगड़ना मीन्स ओके वी विल डू इट, जो यकीन होता है ना कि हम कर सकते, वो उन लोगों को समझाना पड़ता है। ठीक है, तुम झारखंड का कोई कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, तुम काम करने जा रहे हो साउथ का कोई कंपनी में, पुणे में, चेन्नई में। देयर लैंग्वेज, देयर कल्चर, देयर हैबिचुएशन, तुम लोगों का कल्चर, तुम लोगों का लैंग्वेज, तुम लोगों का हैबिचुएशन डिफरेंट है। सुबह उठ के खाते हो ब्रेड, रोटी, मैगी, ये सब खाते हो, वो लोग सुबह उठ के इडली, डोसा, सांभर, वड़ा ये सब खाते हो। सो बहुत सारा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस जो है उसको मैचअप करने के लिए 1 साल लग जाता है। जो स्टूडेंट्स मैचअप नहीं कर पाता है वो स्टूडेंट्स रिलैक्स कर देता है, छोड़ देता है, एंड इवन छोड़ने के बाद वो स्टूडेंट्स को कुछ अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता है बेसिकली, बिकॉज तुम लोग डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद 1 से 2 साल बाद तुम लोग जब भी कोई कंपनी में ज्वाइन करने जाओगे सब लोग वही बोलता है कि भाई तुम 2 साल क्या, तो कोई बोलता है कि मैं बीटेक के लिए प्रिपरेशन किया, तो बीटेक के लिए प्रिपरेशन किया तो आप बीटेक कंप्लीट करो, उसके बाद देन यू विल अप्लाई। लेकिन अल्टीमेटली वो झूठ बोलता है लड़का। तो यही इसीलिए ये बात बोल रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है कि जो फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स है कंपनी का, वो कंपनी में ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा। आज के दिन में जय हिंद का लड़का लोग बहुत खुश है, लेकिन पहला जिस दिन वो लोग जाके ज्वाइन किया, यहाँ से बस में जाके ज्वाइन किया, कम से कम 2000 किलोमीटर, सॉरी 1800 या 1600 किलोमीटर जब ट्रेवल करने के बाद किया, मैं समझ सकता था कि लड़का का तकलीफ कितना हो सकता है कि 1600 किलोमीटर वो लोग ट्रेवल किया बस में। लेकिन जो लोग सर्वाइव कर गया वहां पे, वो लोग देखो आज बहुत खुश है, 16,500 गेन कर रहा है ग्रॉस सैलरी मतलब बोलोगे कि सर कैश इन हैंड तो मेरा 14,500 ही आता है, तो वो 2000, भाई वो 2000 जो है उसमें तुम्हारा पी टैक्स कटता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स है। पी टैक्स हर एम्प्लॉय जब काम करता है उसका पी टैक्स कटता है, प्रोफेशनल टैक्स कटता है। जब जिस दिन से तुम्हारे अकाउंट में सैलरी रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा उस दिन से तुम्हारे अकाउंट से पी टैक्स कटना शुरू होगा। मतलब बेसिकली कंपनी पी टैक्स काट के ही भेजता है, और वो मतलब सेंट्रल एम्प्लॉय वेजेस रूल है। जो एम्प्लॉय होता है वो सेंट्रल एम्प्लॉय, कोई भी प्राइवेट कोई भी गवर्नमेंट कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है उन लोगों को पी टैक्स काट के, इवन मेरा भी जो सैलरी आता है वो पी टैक्स काट के आता है।
बाकी सैलरी सर पीटेक्स कितना होता है, that may be depends on the salary. It may be 70 rupees, it may be 110 rupees, it may be 150 rupees. मेरा 150, जितना जिसका ज्यादा सैलरी होगा उसका उतना ज्यादा पीटेक्स कटेगा, प्रोफेशनल टैक्स कटता है। कितना परसेंटेज है अभी मुझे पता नहीं है और याद नहीं है कि कितना परसेंटेज काटता है सर बेसिक के ऊपर। और आपको ग्रॉस सैलरी कितना है सर? ग्रॉस सैलरी इसका मुझे जितना लगता है कि इसका ग्रॉस सैलरी कुछ 12,500 ऐसा कुछ होगा, लेकिन हाथ में तुम लोगों को मिलेगा 10,539 प्लस अगर तुम लोग ओटी करते हो ओवर टाइम। ओटी तो ऐसा नहीं कि हर दिन तुम लोग को ओटी करना पड़ रहा है। ओटी होगा किस बेसिस में कि अगर मान लो कभी कंपनी के ऊपर प्रेशर आ गया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के प्रेशर है कि कस्टमर को बहुत जल्दी प्रोडक्ट देना है, तो उस टाइम पूरा ओवर टाइम करना पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ पे ओवर टाइम करते हैं, कभी कभी इंस्पेक्शन आ जाता है, कुछ ना कुछ एनबीए काम आता है तो हम लोग को ओवर टाइम, वैसे ही कभी कभार ओवर टाइम करना पड़ता है, तो वो ओटी के लिए। जैसे हम लोग यहाँ पे ओटी ओवर टाइम करेंगे तो मेरा ओवर टाइम के लिए कोई पैसा नहीं मिलता है, राइट। ये तो इस कॉलेज के लिए अपनापन है इसलिए हम लोग करते हैं, जो भी फैकल्टी करता है यहाँ पे। तो तुम लोगों को वहाँ पे ओटी के लिए पैसा दिया जाता है, प्लस सब्सिडाइज्ड कैंटीन है। सब्सिडाइज्ड कैंटीन मतलब क्या है कि जब जिस टाइम तुम कंपनी में काम करोगे उस टाइम अगर वो ब्रेकफास्ट का टाइम होगा तो कंपनी ब्रेकफास्ट देगा, अगर वो लंच का टाइम होगा तो कंपनी लंच देगा, अगर वो डिनर का टाइम होगा तो कंपनी डिनर प्रोवाइड करेगा। दिस इज कॉल्ड सब्सिडाइज्ड कैंटीन, मतलब तुमको उस टाइम का खाना, एक टाइम का खाना तुमको खाने मिलेगा। बोलो और कुछ सवाल। और डेफिनेटली तुम लोग को सवाल पूछना जायज है क्योंकि तुम लोग अपना करियर शुरू करने जा रहे हो और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा डिपार्टमेंट का कोई लड़का का करियर खराब हो, मैं नहीं चाहता हूं। और आज तक 2013 से लेकर इतना दिन तक शायद कोई लड़का मुझे ये नहीं बोला है कि सर आपके लिए मेरा करियर खराब हो। तो मैं कभी भी नहीं चाहता हूं, मैं हमेशा लड़ाई करता हूं और ये लड़ाई का आज मुझे पिछला कुछ दिन पहले मुझे फल मिला। इतना लड़ाई किया हूं तब जाके शायद आज एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट ऑफिसर मिला मुझे, आई मीन प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर मिला, डेडिकेटेड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर जो सारा चीज कर सकता है। वो मैं भी हो सकता था लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि इतना काम को हैंडल करना। लेकिन तुम लोगों को कोई भी डाउट होगा, कौन है सर मतलब प्लेसमेंट ऑफिसर? तुमको पता नहीं है दीपक सर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर? नहीं सर, हम कहाँ पता। देखो तुम क्लास अगर मेरे उस दिन मीटिंग में थे। यस सर, मीटिंग में तो थे। मीटिंग में स्टार्टिंग में तो मैंने बोल ही दिया था। थोड़ा लेट से ज्वाइन किया हूँ। जो भी है तो तुम लोगों को सवाल पूछना जायज है और तुम लोग सवाल पूछो जरूर। मैं तो बोलूंगा कि बजाज के बारे में वेबसाइट में सारा चीज के बारे में स्टडी करो। और बजाज मोटर से ऑटोमोबाइल कंपनी है, बेसिकली बाइक स्कूटर इस चीज का कंपनी है और बजाज का नाम है, रेटिंग बहुत अच्छा है इस कंपनी में। तो करियर बनाने के लिए ये सब कंपनी बहुत सही है। तुमको तो 10 साल इसमें कंपनी में काम नहीं करना पड़ रहा है, तुम मैक्सिमम 2 से 3 साल काम करोगे, एक्सपीरियंस गेन करोगे, एक्सपीरियंस लेटर आ जाएगा, बस स्विच करोगे। जितना हर एक कंपनी में अगर 3-3 साल काम करने के बाद अगर तुम स्विच करते जाओगे तुम्हारा सैलरी बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ता जाएगा। और कोई क्वेश्चन? और किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं तो क्लास नो में। सर। ओके ओके। और मुकेश यस सर। ओके, कांग्रेचुलेशन है कॉलेज टॉपर बनने के लिए फिर से। कांग्रेचुलेशन मुकेश। फिर से ये कॉलेज टॉपर बना। शायद फोर्थ सेमेस्टर में भी शायद मुकेश या दुर्गेश बना था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। दुर्गेश जो भी कॉलेज टॉपर उस टाइम भी कॉलेज टॉपर था। क्योंकि पिछला मैं एक चीज मैं देखा हूँ कि पिछला 1-2 साल में हमेशा मैकेनिकल से भले वो फिजिकल क्लास का एग्जाम हो और भले वो ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट हो, लेकिन कॉलेज टॉपर मेरा मैकेनिकल से बन रहा है। ये बहुत ही अच्छा न्यूज है, इवन मेरे लिए भी है, इवन मेरा डिपार्टमेंट का स्टूडेंट्स के लिए भी। तो अच्छे से प्रिपेयर करो। बट 6 सेमेस्टर ये फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, ये तो डेफिनेट है, ठीक है। क्योंकि 17-20 का भी फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ था अगस्त में और अभी झारखंड सरकार 8 बजे तक खोल दिया है और 10 से 15 दिन बाद जब मोटा मोटी थोड़ा सा मोटा मोटी टेम्परेचर जितना वेरिएशन हो रहा है, ये कोविड वाला सिचुएशन उतना ठीक हो रहा है। जितना ठंडा जितना आएगा
कोविड वाला सिचुएशन उतना ठीक होगा। अगर कंपैरिजन आप पिछले साल भी ऐसा करोगे तो इवन दुर्गा पूजा, छठ पूजा, काली पूजा के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे इवन देयर इज नो बॉन्डिंग, राइट। तो इस बार भी वैसा ही कुछ होने वाला है और एग्जाम होगा क्योंकि ट्रेन चल रहा है, तो स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू गो टू द एग्जामिनेशन सेंटर। सो प्रिपेयर हो जाओ कि तुम लोगों का इस बार फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। ओके, यस सर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। और इस वीडियो लेक्चर क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो लेक्चर को स्टडी करके अपना, मैं तो नोट्स दे ही देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर वीडियो लेक्चर स्टडी करके, अगर देखो ये मेरा ये क्लासेस है, तुम ऑनलाइन में क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन में तुम लोगों के सामने कभी नेटवर्क इश्यू हो गया, कभी सुनाई नहीं दिया, कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको अगर तुम लोग पढ़ के, मतलब जैसे क्लास में मैं दिखा रहा हूँ वैसे ही अगर धीरे धीरे उसको स्टडी करोगे, और देखो तुम अगर चाहोगे तो इस पूरा लेक्चर से खुद ही नोट्स बना सकते हो। ड्राइंग मेन पार्ट्स क्या है, फंक्शन क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है, कोई भी चीज उठा लो, पंप उठा लो, डीसीवी उठा लो, पीआरवी उठा लो, एफसीवी उठा लो, फ्लो कंट्रोल वाल्व जो कुछ दिन आगे कुछ दिन में पढ़ेंगे हम लोग, एफसीवी उठा लो, एक्चुएटर उठा लो, मोटर्स उठा लो, मीटर इन मीटर आउट सर्किट उठा लो, सीक्वेंशियल सर्किट उठा लो, सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो इस सब के लिए सिर्फ एक ही नोट्स होता है कि भाई उसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम क्या है, उसका सिंबल क्या है, 5 पैरामीटर है। अगर इसको अगर अच्छे से हर एक टॉपिक के लिए 5 पैरामीटर अगर हम लोग याद करके रखेंगे तो ये आईएफपी चैप्टर इट्स वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नाम है डिवाइस का, उस डिवाइस का कंस्ट्रक्शन डायग्राम क्या है, उस कंस्ट्रक्शन डायग्राम का मेन पार्ट्स क्या है, क्या क्या पार्ट्स है, उस कंस्ट्रक्शन पार्ट्स क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसका सर्किट डायग्राम क्या है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ये 5 या 6 पैरामीटर के ऊपर अगर हर एक टॉपिक को पढ़ोगे, और तुम अगर देखोगे मेरा, अगर जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब किए हो, वहां पे तुम सिलेबस के हिसाब से अपना सिलेबस पकड़ो, कोई भी टॉपिक का नाम दो, अभी तक जितना पढ़े जितना सिलेबस चल गया है उतना सिलेबस के अंदर कोई भी टॉपिक का नाम दो, उसका वीडियो लेक्चर तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो उसको स्टडी करो अच्छे से, तुम्हारे लिए इंडस्ट्रियल फील्ड पर बहुत इजी हो जाएगा। ओके, so thank you everyone for attending class. Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir.